हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल MV Academy एंड दिस इज़ योर मिथिलेश सर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बाद में म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसका डेरिवेशन और उसके SI यूनिट का डेफिनेशन एंड लास्ट ट्रांसफार्मर, उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, सो ध्यान से देखिएगा। आइए बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे हेडिंग क्या लिखा हुआ है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और इसके ऊपर क्वेश्चन क्या रहता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप सबको पता है कि EMF में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले प्रोसेस में, जब कभी भी हम चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करते हैं किसी कॉइल में, तो ये क्या करता है, इट कॉजेज एन इंड्यूस्ड EMF। दिस इंड्यूस्ड EMF सो प्रोड्यूस अपोजेस द चेंज। ये लेंस लॉ में अपन ने पढ़ा हुआ है, राइट। एंड हेंस एनर्जी हैज टू बी स्पेंट टू ओवरकम इट टू बिल्ड अप द मैग्नेटिक फील्ड। और ये एनर्जी जो रहता है बच्चों, ये भी मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को बताया था, दिस एनर्जी में बी रिकवर्ड एज हीट, राइट। इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ था सेल्फ इंडक्टेंस वाले टॉपिक में बच्चों। EMF का फॉर्मूला क्या रहता है, E इज इक्वल टू -L di/dt, जिसको मैंने इक्वेशन 1 बना करके रखा हुआ है बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों इसको। आइए अगले पेज में चलते हैं बच्चों, देखिएगा ध्यान से। अब आपने बच्चों ध्यान से देखना, आपने ये एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, देखिएगा बच्चों ध्यान से। V इज इक्वल टू W/Q, ये आपने पढ़ा हुआ है बच्चों। तो जैसा ये होता है वैसे ही यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है वो EMF बन जाता है मेरा E। आपका वर्क डन जो है वो स्मॉल वर्क डन की बात कर रहा हूँ फॉर स्मॉल चार्ज, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए। तो यहाँ से मेरा DW जो है वो बच्चों क्या हो जाएगा, इट इज़ नथिंग बट E इंटू DQ। आई होप दिस मच इज क्लियर स्टूडेंट्स। ये वर्क डन सिंस अपोजिट रहता है तो साइन जो है आपका ये नेगेटिव रहेगा, ध्यान से देख लीजिए। तो बच्चों ये यूज करके मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो वर्क डन रहता है, दैट वर्क डन DW इज नथिंग बट इट इज -E इंटू DQ, बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होता है। ठीक है, और आपको पता है बच्चों इक्वेशन 1 से मैं E की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इट इज -L इंटू di/dt। बच्चों ध्यान से देख लीजिए इसको, इंटू DQ। ये है हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से बच्चों ये हमने लिख लिया, एक बार पीछे आके देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, E का क्या था, -L di/dt इक्वेशन 1, और वो मैंने अगले पेज पे जाके वही पुट कर दिया है। आई होप बच्चों इतना क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमको वर्क डन जो है बच्चों वो क्या मिल जाएगा, DW जो है ये मिल जाएगा L इंटू di/dt इंटू DQ। इसको बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, DW इज इक्वल टू L इंटू DQ अपॉन DT को बच्चों हम साथ में रखते हैं, इंटू हम DI लिखते हैं, ऐसा। ठीक है, तो अब इसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, क्या ये ऐसा बन जाएगा, DW इज इक्वल टू L इंटू DQ/dt बच्चों करंट होता है, आप सबको पता है, मतलब ये हो जाएगा इंटू I इंटू DI। ये हमको वर्क डन मिल गया स्मॉल। ठीक है, सो अभी बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में मैं बोल देता हूँ, देयरफॉर टोटल वर्क डन इज W कितना हो जाएगा, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ DW, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चों, इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 0 से लेके I तक करंट। तो ये हो जाएगा, ऊपर DW का वैल्यू क्या मिला है, इट इज़ LI DI स्टूडेंट्स, 0 से लेके I तक। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों जब हम इंटीग्रेट करेंगे, L कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इनटू इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इट इज़ I² फ्रॉम 0 टू I। सो दैट इज़ नथिंग बट W इज इक्वल टू हाफ Li² स्टूडेंट्स। और ये जो रहता है, दिस इज नथिंग बट एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वेयर UB इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, वेयर UB इज एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, आई होप ये समझ में आया आप लोगों को स्टूडेंट अच्छे से। आइए अगले हेडिंग पे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करनी है अपने को। म्यूचुअल इंडक्टेंस स्टूडेंट्स क्या होता है,
क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, हेंस डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो मैंने पहले क्या किया बच्चों, कंसीडर अ केस ऑफ टू कॉइल्स प्लेस साइड बाय साइड एज शोन इन फिगर। आइए फिगर देखते हैं एक बार ध्यान से बच्चों। ये देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, ये कॉइल 1 है हमारा, ये कॉइल 2 है हमारा। ठीक है, ये दोनों कॉइल को मैंने साइड बाय साइड रखा हुआ है और ये जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया हुआ है, दे आर मैग्नेटिक लाइंस व्हिच आर एसोसिएटेड फ्रॉम वन कॉइल टू द अदर कॉइल, और मैंने यहाँ पे सप्लाई किया हुआ है बच्चों। तो इसके ये वाला जो सर्किट है, इसमें अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किसी भी तरीके से ये वाले सर्किट में इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ करता है, तो ये प्रोसेस को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉइल 1 जो रहता है इसको है ना प्राइमरी कॉइल भी बोला जाता है, और कॉइल 2 जो रहता है इसको हम सेकेंडरी कॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए बच्चों अगले पेज पे। देखिए मैंने क्या लिखा है, सपोज अ फिक्स्ड करंट I1 इज फ्लोइंग थ्रू कॉइल 1। मान लीजिए कॉइल 1 में करंट I1 फ्लो कर रहा है। ड्यू टू दिस करंट a magnetic field B1 will be produced in the nearby region surrounding the coil 1, but obvious है मैग्नेटिक फ्लक्स जो रहेगा phi21 linked with surface area S2 सेकेंड वाले कॉइल से ड्यू टू मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ फर्स्ट वन, तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, फाई आपको पता है इट इज B इंटू ए, पर अगर अपने को यूनिफॉर्म सर्फेस रहेगा तो अपन इंटीग्रेशन के टर्म्स में ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब कंफ्यूजन नहीं रखते हैं ज़्यादा, इधर आइए ध्यान से देखिएगा बच्चों। इफ द पोजीशन ऑफ द कॉइल्स आर फिक्स्ड इन स्पेस, अगर पोजीशन कॉइल्स के फिक्स होंगे तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंड कॉइल में हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा चेंज है करंट का किसमें, प्राइमरी कॉइल में। बच्चों एक बार ड्राइंग में समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। ये जो कॉइल है आपका कॉइल 1, इसमें ये जो I1 करंट है, इस करंट के ऊपर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड होगा। क्यों? करंट I1 की वैल्यू जितनी ज़्यादा चेंज होती रहेगी उतना ही ज़्यादा चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा यहाँ पे, और उतना ही ज़्यादा इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होता है बच्चों। ठीक है, आइए अगले पेज में देखते हैं बच्चों ध्यान से। फिर तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, phi21 जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, और अगर ये अपन हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन तो हमको एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, तो आई हैव रिटन M21, जिसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड इज टर्म्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल 2 इज गिवन एज, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालते हैं आप सबको पता है, इज इक्वल टू माइनस d∅dt, तो यहाँ पे 2 1 है, मतलब यहाँ पे 2 1 है। ठीक है, अब phi21 हमने इक्वेशन 2 से क्या लिखा है, M21 इंटू I1, M21 कांस्टेंट है, बाहर चला गया तो हमारे पास ये इक्वेशन मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसा मैंने 1 के चेंज की वजह से 2 के लिए लिखा, वैसे ही हम 2 के चेंज के लिए 1 के लिए लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। व्हेन करंट I2 फ्लोज थ्रू कॉइल 2, मैग्नेटिक फ्लक्स phi12 लिंक्ड विद कॉइल 1 इज गिवन एज, अब phi12 जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, I2 के, यानी phi12 जो है दैट इज इक्वल टू M12 इंटू I2, वेयर M12 इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल 2। आइए बच्चों आगे चलिए, ध्यान से देखिएगा। So the induced EMF in coil 1 will be E12 is equal to minus d phi12 upon dt. phi12 को हमने क्या लिख दिया, M12 into I2, राइट, एज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो हमको ये इक्वेशन मिल गया, E12 is minus M12 into di2 upon dt. बाई सिमेट्री स्टूडेंट्स, जो M12 होता है या M21 होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए अगर हम इनको M बोल दें म्यूचुअल इंडक्टेंस, और मैंने आपको क्या बोला, कॉइल 1 जो है उसको हम प्राइमरी कॉइल या प्राइमरी सर्किट बोल सकते हैं, और कॉइल 2 को हम सेकेंडरी कॉइल या सेकेंडरी सर्किट बोल सकते हैं। तो अगला पॉइंट देखिएगा बच्चों, द सर्किट इन विच करंट इज प्रोवाइडेड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स इज यूजुअली रेफर्ड टू एज प्राइमरी सर्किट व्हाइल द अदर इज एज सेकेंडरी सर्किट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसका जो फ्लक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, करंट इन प्राइमरी कॉइल। ये निकालूंगा तो एक कांस्टेंट दैट इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो M का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज phi s अपॉन IP बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखिए, वेयर M इज म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, एंड इंड्यूस्ड EMF फिर क्या लिख सकते हैं, ES इज माइनस d phi s अपॉन dt, phi s इज MIP, M कांस्टेंट बाहर चला गया तो ये आपका हो गया साइन के टर्म्स में, और ये मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखूंगा बच्चों तो ऐसे लिख दूंगा, और यहाँ से M बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो M का इक्वेशन मिला बच्चों, इस इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे तो mutual inductance is defined as the value of induced EMF in the secondary circuit per unit rate of change of current in the primary circuit. So this is what is the definition of mutual inductance students. ठीक है, आइए अगले पेज में चलते हैं बच्चों।
यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बच्चों देखिए, यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? हेनरी। और आपको ये मैंने बताया था ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी, हेनरी जो रहता है ये क्या रहता है? वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकेंड, राइट? ईएस इज वोल्ट एंड डीआईपी अपॉन डीटी इज एम्पियर पर सेकेंड। सेकेंड ऊपर चला गया, वोल्ट अपॉन एम्पियर इज ओम, सो दिस बिकम्स ओम इनटू सेकेंड। सो 1 हेनरी इज 1 ओम सेकेंड। तो अभी बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, या तो यहां से भी देखेंगे अगर, तो आपको मिलेगा 1 हेनरी जो है दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है? तो डेफिनेशन देखिए बच्चों, ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का, इफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 एम्पियर पर सेकेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी सर्किट, द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी सर्किट इज 1 वोल्ट। तो अगर प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से करंट चेंज हो रहा है और अगर इसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में 1 वोल्ट ईएमएफ जनरेट हुआ, देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू सर्किट इज 1 हेनरी, ठीक है बच्चों? सो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए अगले हेडिंग पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछ सकते हैं ना, इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू सर्किट्स। बच्चों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन रहता है एक्सप्लेन कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब ये होता क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसको हम के से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों। द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज अ मेजर ऑफ द पोर्शन ऑफ फ्लक्स दैट रीचेज कॉइल 2 विच इज इन द विसिनिटी ऑफ कॉइल 1। तो कॉइल 2 में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स रीच हो रहा है, किससे? कॉइल 1 से, क्योंकि हमने उसके पास में रखा हुआ है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग उसी का मेजर है। ग्रेटर द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ग्रेटर विल बी म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है बच्चों? सो इंडक्टेंस ऑफ एनी सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड वोल्टेज इट कैन डेवलप। दिस इज इक्वली ट्रू फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसको, ये जो लाइन मैंने बोला बच्चों अभी, इसको हम यूज करके इक्वेशंस लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल 2 फ्रॉम कॉइल 1, ठीक है? अच्छा, ये निकालेंगे तो ये कांस्टेंट आ गया हमारा। बट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज E21 जो है इज प्रोपोर्शनल टू N2 इंटू K∅1। अब बच्चों ध्यान से देखो, मैंने अभी अभी बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। मतलब हम ये जो ∅1 है बच्चों, ये ∅1 प्रोपोर्शनल टू N1। सो ये निकालूंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज अगेन अ कांस्टेंट ओनली, ठीक है? तो हमने ये कांस्टेंट चेंज नहीं किया, हमने सीधा क्या किया? ∅1 के जगह पे बच्चों N1 लिख दिया। ध्यान देना बच्चों, इसको ∅1 के जगह पे N1 लिख दिया, बिकॉज ∅1 इज प्रोपोर्शनल टू N1, ठीक है? तो हमको E21 क्या मिल गया? E21 प्रोपोर्शनल टू N2 KN1। अब बच्चों ध्यान देना, ये इक्वेशन 4 ध्यान रखना आप लोग। हमने सेल्फ इंडक्टेंस में बच्चों ये पढ़ा था, L जो रहता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। तो यहाँ से N प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ L हो जाएगा। तो N1 N2 प्रोपोर्शनल टू, N1 के जगह पे क्या लिखेंगे? रूट L1, N2 के जगह पे क्या लिखेंगे? रूट L2 फ्रॉम यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है? और ये दोनों का रूट कॉमन कर दिया तो हमारे पास क्या मिलेगा? ऐसा, मतलब N1 इंटू N2 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट L1 L2। ये हमारा इक्वेशन 5 हो गया बच्चों। अब ध्यान से सुनिए, इक्वेशन 4 वाली इक्वेशन देखिए बच्चों, यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? E21 प्रोपोर्शनल टू K N1 इंटू N2। देखिए यहाँ पे ध्यान से लिखा है मैंने। और N1 N2 क्या है बच्चों? इक्वेशन 5 से इट इज अंडर रूट L1 L2। देखिए लिख दिया मैंने अंडर रूट L1 L2, ठीक है? फ्रॉम इक्वेशन 5। अब बच्चों इससे आगे क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1 M प्रोपोर्शनल टू E21 है। तो मैं क्या करता हूं, देखिए बच्चों, ये जो पिछला इक्वेशन था इसमें E21 को मैं M से रिप्लेस कर देता हूं। तो हमको क्या मिलेगा? देखिए M प्रोपोर्शनल टू K अंडर रूट L1 L2। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, से सपोज दैट कोई कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू 1, तो हमारा M का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M इज इक्वल टू K अंडर रूट L1 L2 वेयर K इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग एंड इज यूजुअली लेस देन यूनिटी। इसकी वैल्यू नॉर्मली यूनिटी 1 से कम होती है, ठीक है बच्चों? आइए अगले हेडिंग पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, वो याद रखिएगा। अगर K का वैल्यू 1 है तो जो दोनों कॉइल्स रहते हैं दे आर सेड टू बी परफेक्टली कपल्ड, और M की वैल्यू तब क्या हो जाएगी? M इज अंडर रूट L1 L2। अगर K का वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 है तो टू कॉइल्स आर टाइटली कपल्ड, और अगर लेस देन 0.5 है दी टू कॉइल्स आर लूजली कपल्ड, ठीक है बच्चों? लेकिन अगर L1 और L2 का वैल्यू इक्वल है और मान लो वो L के बराबर है, तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों, इस फॉर्मूले में हम L1 को भी L लिख सकते हैं, L2 को भी L लिख सकते हैं, L इंटू L स्क्वायर, और स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो खाली L हो जाएगा। सो इफ L1 इक्वल टू L2 देन अ कॉइल विथ सेल्फ इंडक्टेंस L इज कपल्ड टू इटसेल्फ विथ म्यूचुअल इंडक्टेंस। दिस इज व्हाट इज द फॉर्मूला, ठीक है बच्चों? आई होप ये कंटेंट समझ में आया बच्चों आप लोगों को।
आइए अब एक अगले हेडिंग पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। ध्यान से देखिए बच्चों, हेडिंग आपके ऊपर है ट्रांसफॉर्मर। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बच्चों क्या होता था ना पेपर में, ध्यान से देखिएगा। आपसे टीचर पूछते हैं व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर, राइट इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ये क्वेश्चन हो सकता है, कभी कभी ये पूरा कंबाइंड एक क्वेश्चन हो सकता है, और कभी कभी ये अलग से पूछते हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ इन करंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप करके चलते हैं बच्चों। आइए अगले पेज पे चलते हैं। सो पहले ट्रांसफॉर्मर क्या है बच्चों? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट टू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट एंड वाइस वर्सा। अब इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि ट्रांसफॉर्मर जो है लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, या हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या रहता है इसका? अभी जो मैंने आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ाया बच्चों, या म्यूचुअल इंडक्शन, उसी के ऊपर ये बेस्ड रहता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये कैसे काम करेगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या इंडक्शन, दैट इज whenever there is change in magnetic flux associated with a coil। कभी भी किसी कॉयल में अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग कॉयल, तो उसके नेबरिंग कॉयल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। दिस फेनोमेना इज म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस, एंड दिस इज यूज्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है बच्चों, आइए अगले पेज में चलते हैं बच्चों। अब इसका कंस्ट्रक्शन में देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये जो मैंने एक रेक्टेंगुलर फॉर्म जैसा आपके लिए बनाया है, ये एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है। ठीक है, जिसके ऊपर है ना हम लैमिनेट करते हैं कॉइल्स को। ये वाली जो कॉइल है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो कॉइल है इसको हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, ये वाली जो कॉइल है इसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ड्राइंग ध्यान से समझ लेंगे। प्राइमरी कॉइल को हम इनपुट एसी वोल्टेज देते हैं, तो ये हमारा इनपुट कॉइल होता है और ये हमारा आउटपुट कॉइल होता है, और इस आउटपुट कॉइल में हमारा लोड रजिस्टर लगा हुआ है, आरएल बोला है मैंने। ठीक है, यहां पे जो मैंने लिखा हुआ बच्चों ध्यान से देखिएगा, एनपी, आईपी, ईपी, पीपी। एनपी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल, ईपी ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल, एंड पीपी पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल। सिमिलरली एनएस इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, आईएस इज करंट of secondary coil, ES is EMF induced in secondary coil, and PS is power of secondary coil। ठीक है बच्चों, तो मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा, इट कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ coils, primary and secondary, insulated from each other। The two coils are wound separately on a laminated soft iron core as I explained in the drawing। ठीक है बच्चों, अब आइए ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगले पेज में चलते हैं। When an alternating voltage is applied to the primary coil, the current through the coil goes on changing, but obvious है बच्चों, hence the magnetic flux through the core also changes। तो magnetic flux core के साथ चेंज होगा। as this changing magnetic flux is linked with both the coils, दोनों कॉइल को ये कोर कंट्रोल कर रहा है, बराबर, तो दोनों में इंड्यूस ईएमएफ होगा बच्चों। अब ध्यान से सुनना, जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना, मान लो लेट फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड पर टर्न, मतलब सिंगल टर्न, वन टर्न के लिए फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, एनपी और एनएस बी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। बच्चों ध्यान से सुनना, तो एक टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, फाई, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी में कितने हैं, एनपी एंड एनएस। ठीक है, आइए आगे बच्चों ध्यान से देखिएगा। सो फाई पी इज नथिंग बट एनपी इंटू फाई, और इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, दिस इज नथिंग बट टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी कॉइल। एक टर्न में फाई था, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे प्राइमरी में, एनपी, सो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, एनपी इंटू फाई फॉर प्राइमरी कॉइल। सिमिलरली फाई एस इज टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, एंड दैट इज नथिंग बट एनएस इंटू फाई। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, फैराडेज लॉ के हिसाब से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल हम कैसे लिखेंगे, ईपी इज नथिंग बट माइनस डी फाई पी अपॉन डी टी। फाई पी का वैल्यू है हमारे पास एनपी इंटू फाई, पुट किया, एनपी कांस्टेंट बाहर चला गया, हमारे पास एक इक्वेशन ये मिल गया, इक्वेशन नंबर 1। देन अगर मैंने ईएस लिखा तो ये हो जाएगा माइनस डी फाई एस अपॉन डी टी, फाई एस के जगह पे एनएस फाई, एनएस कांस्टेंट बाहर आ गया, हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। सो हमारे पास ईएस है, हमारे पास ईपी है। अगले पेज में आते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने क्या लिखा, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 बच्चों। तो इक्वेशन 2 क्या है बच्चों, एक बार ध्यान से देख लीजिए। इक्वेशन 2 था हमारा ES, इक्वेशन 1 था EP।
ES में हमने क्या लिखा था, माइनस NS इंटू डी फाई अपॉन डी टी, ऐसा लिखा था स्टूडेंट्स, अपॉन माइनस NP इंटू डी फाई अपॉन डी टी, इधर पे ऐसा लिखा था बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर और नीचे डी फाई बाई डी टी कैंसिल हो गया बच्चों, ये माइनस और माइनस भी कैंसिल हो गया, मतलब हमारे पास क्या बच गया, ES अपॉन EP जो है दैट इज इक्वल टू NS अपॉन NP, ये हमारे पास बच गया स्टूडेंट्स। अब ध्यान से सुनना बच्चों, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, ये जो मिला ना बच्चों इसको हम ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन बोलते हैं। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन एंड टर्म NS अपॉन NP जो रहता है, NS अपॉन NP इज कॉल्ड टर्न रेशियो, इज कॉल्ड टर्न रेशियो और ट्रांसफॉर्मर रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स रहते हैं, तो ये फॉर्मूला आपने सबको याद रखना है, ठीक है ना। आई विल से दिस एज इक्वेशन नंबर 3 स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। अभी ये पॉइंट नंबर कितना था बच्चों, एक बार देख लेते हैं। सो दिस वाज पॉइंट नंबर 6। अब पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 7 में बच्चों क्या करता हूं, फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ध्यान से सुनना, फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर स्टूडेंट्स, हमारा जो इनपुट पावर रहता है, इनपुट पावर दैट मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट पावर। अच्छा, इनपुट पावर क्या है, पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल यानी कि PP, और आपका आउटपुट पावर क्या है, पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, राइट। पावर क्या रहता है, इट इज वोल्टेज इनटू करंट, सो दिस इज EP इंटू IP एंड दैट इज इक्वल टू ES इंटू IS। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं ES अपॉन EP निकालता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो इट इज़ IP अपॉन IS। ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हम बच्चों ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्टली कि ES अपॉन EP जो है दैट इज इक्वल टू NS अपॉन NP एंड दैट इज इक्वल टू IP अपॉन IS. So this is a very important relation that we need to remember and I'll say this as equation number 5 students. बहुत important है ये, आप सब लोगों को ये डेरिवेशन जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों। आपको नॉर्मली जो मैंने क्वेश्चन सिखाते टाइम पे बोला बच्चों, आपको क्या बोलते हैं कि EMF और करंट को इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी एंड प्राइमरी कॉइल है ना, अपने को रिलेशन डिराइव करना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द रिलेशन। आइए बच्चों अगले पेज में चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब 2 केसेस पॉसिबल है बच्चों। केस 1 में मैंने क्या लिखा है, व्हेन NS इज ग्रेटर देन NP, और केस 2 में मैंने क्या लिखा है, व्हेन NS इज लेस देन NP। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, व्हेन NS इज लेस देन NP देन ES इज ऑल्सो ग्रेटर देन EP एंड IP इज ग्रेटर देन IS। और इस कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर जो रहता है, इस कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर जो रहता है इज देन कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो अगर ऐसा रहेगा तो ये केस में जो ट्रांसफॉर्मर होता है हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। लेकिन अगर NS लेस देन NP है तो क्या होगा फिर, देन ES जो है ये भी लेस देन EP होगा एंड IP जो है ये लेस देन IS होगा। जब ऐसा है तो ट्रांसफॉर्मर जो रहता है बच्चों, ट्रांसफॉर्मर इज देन कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर बच्चों, ये अपने को ध्यान रखना है। सो एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मर जो है हमारे वो 2 हो सकते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ES ग्रेटर देन EP है, IP ग्रेटर देन IS है, NS ग्रेटर देन NP है, ये तीनों कंडीशन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में होते हैं। और आपका NS लेस देन NP, ES लेस देन EP, IP लेस देन IS, ये तीनों कंडीशंस जो रहते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में होते हैं। तो ये आप सबको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको आज का पूरा कंटेंट बच्चों समझ में आया होगा। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर लेक्चर्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।